नंबर 2 राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। नंबर 3 सभी स्थानीय प्राधिकारी, ऑल लोकल बॉडीज। नंबर 4 अन्य प्राधिकारी। नंबर 4 अब देखो इसमें ये 4 शब्द आप सबको याद हैं। इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहला जो जिसको एक्सप्लेन करना है उसको देखें। स्थानीय प्राधिकारी लोकल बॉडी एवं अथॉरिटीज, स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटीज या लोकल बॉडीज, है ना। अब जैसे स्थानीय प्राधिकारी या लोकल बॉडीज होती क्या है, जैसे मैंने कल आप बताया कि 2 सरकारों को तो आप जानते हैं, कौन सी, एक सेंट्रल और एक स्टेट, इनको आप जानते हैं। केवल यही गवर्नमेंट थोड़ी काम करती है। मैंने कल आपको बताया था सरकारों का मतलब क्या है, सरकार का मतलब क्या है। सरकार के मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। एक शब्द है हिंदी में शासन, सही है गलत है, ये पहले आएगा, सही है, पहले सही था। शासन, शासन का मतलब क्या है, शासन का मतलब क्या है। हाँ, जैसे आपने कहा रूल करना। अब जैसे हम कहें रूल करने का मतलब क्या है, फिर आप कहेंगे शासन करना, तब तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों से ही ये तो शब्दों का, चाहे आप इंग्लिश में बोल लीजिए चाहे हिंदी में बोल लीजिए, मतलब वो नहीं है। रूल करना कोई इंटरेस्ट थोड़ी किसी का। सोसाइटी को उनके राइट्स के अनुसार जीवन यापन करने में सहयोग करना, ये शासन का मूल उद्देश्य है। तो शासन करने के लिए सोसाइटी के राइट प्रोटेक्ट होते रहे, तो राइट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो बहुत सारे काम हैं, तो उन कामों में जैसे विदेशों से बातें करनी है, अन्य देशों से बातें करनी है, उनके साथ संबंध रखने हैं, उनके साथ व्यापार करने हैं, देश की सुरक्षा को बढ़ाना है, देश की अर्थव्यवस्था को सही रखना है, बहुत सारे जो काम। तो इसमें केंद्र के लिए जरूरी है। तो केंद्र के लिए क्या किया, यूनियन लिस्ट बनाई। अब कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल राज्य को करने चाहिए, तो राज्य में सरकार आ गई। अभी हमें 2 ही सरकार प्रतीत होती हैं, राज्य की सरकार आ गई तो उसके लिए स्टेट लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं
जो दोनों को करने चाहिए। तो दोनों को करने चाहिए मतलब दोनों का उसमें योगदान होना चाहिए। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में स्टेट को एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। अब केंद्र को क्या करना चाहिए? मान लो एक राजस्थान राज्य है और राजस्थान में बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है और दूसरे देश में अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। कम टू द पॉइंट, अभी गौर से देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शासन क्या है, रूल करना क्या है। रूल क्यों करते हैं? क्योंकि सोसाइटी की समस्त व्यवस्थाओं को बनाए रखना, जिससे लोग अपने अधिकारों के अंतर्गत जीवन यापन कर सकें। अब इस शासन को करने के तरीके अलग हैं, क्योंकि काम बहुत सारे हैं, हर काम एक आदमी नहीं कर सकता। जैसे अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने हैं, क्योंकि व्यापार देशों के साथ करना है, अर्थव्यवस्था बनाए रखनी है, तो इनके लिए केंद्र को जरूरत है। केंद्र को जरूरत है तो यूनियन लिस्ट बनाई हुई है। राज्य को, कुछ राज्य के काम हैं तो राज्य को करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों को करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों को करने हैं। अब दोनों को करने वाले काम कौन से हो सकते हैं? जैसे एजुकेशन, मान लो राजस्थान में बहुत शानदार एजुकेशन दी जा रही है, स्टेट अपने लेवल पर बहुत शानदार एजुकेशन दे रहा है और इतनी अच्छी एजुकेशन देने लगा कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहा है, तो और स्टेट क्या होंगे? पिछड़ जाएंगे ना। और स्टेट क्या होंगे? पिछड़ जाएंगे एजुकेशन में। जब एजुकेशन में पिछड़ जाएंगे तो क्या होगा? दूसरे स्टेट के लोग सोचेंगे राजस्थान में बहुत अच्छी एजुकेशन है, वहां से लोग माइग्रेट होकर यहाँ बिजनेस शुरू कर देंगे और सारे देश भर के लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। मान लो इतनी बेहतरीन स्थिति हो जाए, वर्ल्ड क्लास शिक्षा राजस्थान में देना शुरू कर दी जाए, तो ये मेरी गारंटी है कि सारे देश भर के लोगों के बच्चे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देखा नहीं कोटा में क्या हुआ? कोटा में क्या हुआ? कोटा में यही तो हुआ था, मेरे देखते देखते हुआ ये कि एक कोटा में एक फैक्ट्री चलती थी, बड़ी फैक्ट्री थी, और वो फैक्ट्री बंद हो गई। और उसमें बंद होने पर क्या हुआ कि जो उसमें इंजीनियर काम करते थे उनके रोजी रोटी के काम लाले पड़ गए। अच्छे लोग थे, मेहनती लोग थे, बाहर से आए हुए थे। उन्होंने क्या काम किया? पढ़ाना शुरू कर दिया। उनमें एक बंसल साहब भी थे, पढ़ाना शुरू कर दिया। और पढ़ाना शुरू किया तो क्या हुआ कि अच्छा पढ़ाया, बच्चे पास हुए। बच्चे पास हुए ने देखा देखी औरों ने भी शुरू किया और पता लगा पूरे देश भर के बच्चे वहां इकट्ठे होने लग गए। ऐसे ही इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में क्या था कि आपको, यदि आपने लीगल हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट्स कैसे कैसे बने, कब कब बने। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट बना तो वो ऐसा हाई कोर्ट बना कि एक तो बड़े प्रांत का हाई कोर्ट था, जनसंख्या ज़्यादा थी, ज़्यादा मामले होते थे, ज़्यादा जजेस थे, और ज़्यादा जजेस थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि जुडिशल सिस्टम के लिए, एडवोकेट्स के लिए अच्छे लोग वहाँ लॉ की कोचिंग देना शुरू किया। लॉ के प्रोफेसर्स वहाँ इकट्ठे हो गए। जब लॉ के प्रोफेसर्स इकट्ठे हुए तो देश भर के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, दूसरी कोचिंगें भी वहाँ चलने लगी। फिर एक टाइम आया वो सारा ख़त्म सा हो गया। फिर वहाँ के लोगों ने जाके दिल्ली में कोशिश की, दिल्ली में एक ऐसा सेंटर डेवलप हो गया और मैं भी रहा दिल्ली में। फिर वो सेंटर वहाँ भी कचरा हो गया। खैर अभी तो लोग वैसे ही भागते हैं, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भेड़चाल बहुत लंबे समय तक काम करती है। तो वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी जा रही है तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा ही है और गड़बड़ भी होगी। गड़बड़ इसलिए होगी क्योंकि सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जब सारे इकट्ठे होंगे
ये काम थोड़ी है। तो केंद्र को क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग नीति बनानी पड़ेगी, शिक्षा सब जगह ऐसी हो, एक जैसे सिलेबस हो, एक जैसी व्यवस्थाएं हो। तो ये दोनों के पास है, ये काम क्या है, दोनों के पास है। जब दोनों के पास है तो स्टेट लिस्ट पे काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं। तो इन दोनों के लिए कौन सी आ गई, कौन सी लिस्ट काम कर रही है, कनकरेंट लिस्ट काम कर रही है। ऐसे ही जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या है, स्टेट अपना यहाँ अच्छा काम कर रही है, लेकिन केंद्र को भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे, जिसमें कि एक रूपता बनी रहे देश में। देश ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि कोई तो यहां और कोई यहां, मतलब सबका विकास एक जैसा हो, ये नीति है। ऐसा नहीं कि यहां का तो किसान इतनी ऊंचाई पे चला जाए और एक जगह का गड्ढे में पड़ा रह जाए। तो इसके लिए केंद्र है। केंद्र क्या करता है कि जो पैसा जाता है पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्या करता है, पर व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसे जैसलमेर में कम लोग रहते हैं तो वहां कम पैसा मिलेगा, जयपुर में ज़्यादा लोग रहते हैं तो जहाँ के लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ देखेंगे जगह छोटी और लोग ज़्यादा तो ज़्यादा पैसा, तो अच्छी सड़कें होंगी। जहाँ लोग कम तो वहाँ सड़कें इसलिए खराब हैं क्योंकि लोगों के अनुसार पैसा मिलता है। तो ये दो सरकार आप जानते हैं, इन दो सरकारों के बारे में। लेकिन केवल इन सरकारों से थोड़ी काम चल रहा है, लोकल बॉडीज भी काम कर रही हैं। जैसे शहरों के लिए शहरी निकाय, है ना। तो ये लोकल बॉडीज क्या कर रही हैं, निगम हो गए, है ना, नगर पालिकाएं हो गई, ये भी काम कर रही हैं। फिर और सरकारों की बात करें, पंचायत हो गई। इनके पास कौन से काम है, इनके पास कौन से काम है। इट हैज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इट हैज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में है, दोनों सरकारों की जिक्र है। 72 और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये दोनों निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में आ चुके हैं। तो इनके पास भी जैसे यहाँ लिस्ट है, इनके पास भी तो डिवीजन होगा ना। तो जैसे मान लो कहीं किसी गली में लाइट लगानी है तो वहाँ केंद्र की सरकार थोड़ी लगवाएगी, राज्य की सरकार उस तरह। तो इसको दे दिया ये काम, भाई तुम लाइटें लगवाइए, तुम छोटे छोटे काम करवाइए। कहीं मच्छर हो गए तुम्हारे एरिया में तो मच्छरों की दवा छिड़कवाइए। तो अगर नीचे के लेवल पर ये सरकारें काम करती हैं, नीचे की और लेवल पे भाई कोई पंचायत है तो उसमें गांव है, उनमें यहाँ भी इनको भी छोटे छोटे एरियाज में बांटा है। क्या, वार्ड पंच। पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था ये, अब तो आपके है नहीं। एक बार तो आपका सिलेबस बहुत वास्ट हो गया, उस समय में ये पढ़ाया करता था सारा, तो इसमें वार्ड पंच भी आ गए। ऐसे ही यहां पर भी आ गए, है ना। तो ये जो सिस्टम है ये भी तो क्या है, तो इसको आप कहां चले जाएं, ये सब कौन कर रहा है, राज्य। कौन कर रहा है, राज्य। दिस इज द स्टेट। क्या है ये, स्टेट। ये सारी स्टेट है। और स्टेट का डिवीजन किस लिए है, काम के लिए। स्टेट का डिवीजन किस लिए है, काम के लिए। काम का डिवीजन है ये। कुछ बड़े काम इनको दिए, अब इनके भी दो हिस्से हो गए। एक तरफ तो चला गया गवर्नमेंट और एक तरफ चला गया, ऐसे इसके भी दो हिस्से हो गए। एक तो स्टेट गवर्नमेंट और इस तरह लेजिस्लेचर, ठीक है।
तो ये जो डिवीजन है किसका डिवीजन है? स्टेट का डिवीजन है। स्टेट मीन्स क्या है जो मैं आपको बता रहा था, यहां जो स्टेट मतलब यहां है, ये कोई राजस्थान स्टेट नहीं है, हरियाणा स्टेट नहीं है, एमपी स्टेट नहीं है, गुजरात स्टेट नहीं है। ये स्टेट का मतलब क्या है? शासन जहां चल रहा है, जिस क्षेत्र में, जिस टेरिटरी में शासन चल रहा है, वो सारा मतलब देश। इस स्टेट का मतलब क्या है? देश की बात कर रहा है, कंट्री की बात कर रहा है। जब इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा तो वहां पे कंट्री शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा, किस शब्द का प्रयोग हो रहा था? आप जगह जगह देखेंगे स्टेट ऐसा करेगा इसे, या जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा तो स्टेट ऐसा करे, तो वहां सब जगह कहां क्या शब्द प्रयोग हो रहा है? स्टेट। अब इस स्टेट का ही डिवीजन है ये। तो ये तो पंचायतों तक चला गया। अब इसमें और भी है अदर अथॉरिटीज। क्या चीज? अदर अथॉरिटीज क्यों आई सब? ये देखो इसलिए आई अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज क्यों आई? इसलिए आई कि दूसरे काम भी हैं। जैसे अदर अथॉरिटीज में नाम लें जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है? ये वो व्यवस्थाएं हैं कि शहरी क्षेत्र को एक अलग पैटर्न में डेवलप करना है। हर जगह ये डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, हर जगह नहीं है। कहां है ये? जहां मास्टर प्लान एरियाज हैं। अब आपके सिलेबस में नहीं है, मास्टर प्लान एक्ट है, यूपी में चलता है तो आप लोगों के नहीं है। तो उसकी क्या व्यवस्था की कि जो भी शहर हैं, बड़े शहर हैं, उन शहरों को व्यवस्थित बनाया जाए। जब व्यवस्थित शहर होंगे तो उनकी व्यवस्था भी अच्छी होगी। जैसे आपको अच्छा लगता है जी चंडीगढ़ जा रहे हैं घूमने, चंडीगढ़ बड़ा अच्छा शहर है। क्या है चंडीगढ़? चंडीगढ़ बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कों वाला, अच्छे डिवाइडर, कहाँ लोग रहेंगे कहाँ लोग नहीं रहेंगे, तो उस व्यवस्था को एक सेट किया उन्होंने, पैटर्न पर लिया। आपने देखा होगा कभी कभी आप गांव में जाएं और खास तौर से जयपुर के किसी गांव में चले जाएं। अब आप, मैं कह रहा हूं जयपुर के किसी गांव में, जयपुर के गांव जैसे हम यहाँ गुजर की थड़ी पर हैं, गुजर की थड़ी पर यहाँ पीछे गांव वाला एरिया ही है, तो आप देखेंगे कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, कहीं चौड़ी रास्ता कहीं छोटा, घिच पिच, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये पुराना टाइम था, जिसने मन किया वैसे, मेरा खेत आ रहा है यूँ घुमा के रास्ता कर दिया, यूँ कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा कुछ सेट नहीं है। इतने सारी संख्या में घिच पिच के लोग रह रहे हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न क्या है? 40% एरिया में लोग रहें, 60% खुला रहे, जिससे कि उन्हें लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। ये नियम है। तो जब मास्टर प्लान आया तो उस प्लान में ये था कि इस तरह के शहरी निकाय बनाए। तो सारे शहरों को तो आप ऐसा कर नहीं सकते एक साथ, इतना आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपको कुछ कुछ करने पड़ेंगे, कुछ कुछ करने पड़ेंगे। तो उसमें तय किया कौन कौन से सिटीज़ में है। जैसे मैंने कहा दिल्ली में है, मुंबई में है, आगरा में है, जयपुर में है, जोधपुर में है। तो एक कंसेप्ट आया मेट्रो सिटीज़ का, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। सीआरपीसी में आपने पढ़ा 10 लाख से ज़्यादा की आबादी होगी, उसे राज्य सरकार चाहे तो मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित कर सकती है। उसमें यह मास्टर प्लान सिस्टम भी था कि जहां भी लोग अपने मन से नहीं बस सकते, कहीं पर भी आपको कोई कॉलोनी काटनी है तो वहां कॉलोनी को
जो पैटर्न बताया हुआ है उस पैटर्न पर इतनी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, इतने मकान होने चाहिए, इतने पार्क होने चाहिए, इन पार्कों में ये व्यवस्था होनी चाहिए। कोई आदमी, प्राइवेट आदमी कहता है कि जी मुझे कॉलोनी काटनी है, जैसे सरकार काटती है ऐसे मुझे काटनी है, तो बोले ठीक है आप काट लो, आपके पास इतनी लैंड होनी चाहिए, ये होने चाहिए, ये है उतने में आप। तो अब प्राइवेट लोग भी जेडीए पट्टे की कॉलोनियाँ काटते। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा जेडीए को बताया, उससे आपको समझ में आया कि ये अथॉरिटी अपने आप में जमीन बेचती हैं, अपना पैसा कमाती हैं, अपने आप में एक सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम कैसा है? शासन का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? स्टेट का ही हिस्सा है। तो इसको एक अलग टाइप के काम दिए। फिर क्या इनसे ही काम चल गया? इन्हीं अथॉरिटीज में और अथॉरिटीज भी हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो नीमराणा है ना, तो वहां क्या है? तो ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज को रीको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो जितनी भी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं अपने आप में अलग अलग हैं। रीको अलग हो गया, जेडीए अलग हो गया, ये सब अलग अलग हैं। लेकिन ये भी क्या है? राज्य है। अलग अलग फ्री क्यों किया इनको? जैसे ही फ्रीडम मिलेगी तो अपने हिसाब से काम करने का इनको मौका मिलेगा, ज्यादा अच्छा विकास करने की कोशिश करेंगे। इसलिए स्वायत्तशासी, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया। क्योंकि हमने इतिहास से सीखा, इतिहास में जिन जिन एरियाज में राजा महाराजा थे वो डंप हो गए, और जहां इस तरह स्वायत्त शासन था वो विकसित हुए। तो एक तरह से ये सब पार्ट किसके हैं? राज्य के। ये भी राज्य हैं। ऐसे ही जैसे एजुकेशन सरकार देती थी, सरकार अपनी यूनिवर्सिटी बनाती थी, तो यूनिवर्सिटीज को क्या किया? ऑटोनॉमस किया। कि यूनिवर्सिटीज पर यदि सरकार का कंट्रोल होगा तो अच्छा काम नहीं कर पाएंगी, तो क्या किया जाए? ऑटोनॉमस कर दो, अपने आप तय करेंगे। कितने प्रोफेसर्स एम्प्लॉय हैं कि जी इनके पास 1000 एम्प्लॉय प्रोफेसर्स हैं, तो फीस तो हमारे पास इतना ही कलेक्शन होता है, इससे तो इनका काम नहीं चलेगा। मान लो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर लें, इससे तो काम नहीं चलेगा, तो बोले पैसा हम दे देंगे लेकिन ये बाकी फ्री हैं, अपने हिसाब से डेवलप करें। तो यूनिवर्सिटीज आ गई। ऐसे ही फिर उन्होंने देखा कि सरकार का हस्तक्षेप हमेशा ही दिक्कत करता है, और चीज़ों को भी ऑटोनॉमस कर दिए। जैसे बनाए, कंपनियां बनाई बिजली वितरण की, जैसे जयपुर का बना दिया जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम। अजमेर का भी बना दिया। तो ऐसी छोटी छोटी कंपनियां बनाई जिससे कि ये ज्यादा अच्छे से विकसित हो सके। लेकिन है क्या ये? स्टेट। तो आपको क्या समझ में आया सारे में? आपको जो समझ में आने वाली चीज है जिसे मैं समझाना चाहता था वो ये है कि काम के आधार पर शासन की व्यवस्थाएं अलग अलग डिवाइडेड हैं। व्हाट आई एम सेइंग, स्टेट इज डिवाइडेड इन several parts due to its working। सब काम का आधार है, काम के स्पेसिफिकेशन होते हैं। फिर आप देखेंगे इसमें सैकड़ों टाइप की अदर अथॉरिटीज है, ठीक है ना। लेकिन ये हिस्से किसके हैं? स्टेट के। हिस्से किसके हैं? स्टेट के। यदि स्टेट के हिस्से इस तरह हैं, स्टेट के हिस्से इस तरह हैं, तो समस्या ये पैदा होती है कि इनमें लोग काम करने वाले हैं ना, सभी में लोग कौन काम कर रहे हैं? लोग, व्यक्ति। जब लोग काम कर रहे हैं तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं। स्टेट जहां जहां तक जाता है उनमें लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते, बिकॉज
ऑल दीज आर स्टेट, ऑल दीज आर स्टेट, लेकिन ये सारी की सारी अदर अथॉरिटीज सरकारी हैं, सरकार के हैं, लेकिन जो सरकार के नहीं है, जैसे मान लो ये राज्यस्थली है, प्राइवेट लिमिटेड भी है, लेकिन सरकारी नहीं है। यहां जो लोग रहेंगे, काम करने वाले रहेंगे, उनका क्या है, आधार है, जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा समझदार है, उसे ज्यादा सैलरी मिलती है, आधार समझदारी है। यहां आधार समझदारी नहीं है, एक बार सिलेक्शन ले लिया, कम काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आंसरेबल है, ठीक है, उसके इंक्रीमेंट वगैरह में थोड़ा बहुत अंतर आता होगा, लेकिन सैलरी तो बराबर मिलेगी। आप जज बन जाते हैं, आप जज बन जाते हैं, आप जितने फैसले करते हैं बराबर मिलेगी। हाँ, ये एक अलग बात है, कंट्रोल आप लोगों के ऊपर भी है, कितने परसेंट कोटा देना है, कितने केसेस का डिसीजन दे रहे हैं, जल्दी जल्दी दे रहे हैं, ये आपके ऊपर भी है, लेकिन सबको लगभग बराबर मिलेगी। फटकार लग सकती है, आपका प्रमोशन रुक सकता है, लेकिन जिस प्रमोशन पर, जिस लेवल पे, मान लो कोई एक आदमी ACGM है, तो सारे ACGM को एक ही तनख्वाह मिलेगी, एक ही तरह के लाभ मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जो ज़्यादा दौड़ लगाता है वो आगे बढ़ जाता है, जो कम लगाता है वो पीछे रह जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में आपके फंडामेंटल राइट्स का यदि वायलेशन हो रहा है तो होगा, उसमें आप राज्य नहीं है वो। बात समझ रहे हैं कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। मान लो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे तो, मान लो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, तो ठीक है, काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, तो जो जनरल लॉ में प्रोविजन दे रखे हैं तो जनरल लॉ को यूज कर लीजिए। किसको यूज कर लीजिए? लेकिन यहां पर ये इनमें से कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो आपके पास राइट है कि 226 में आप हाई कोर्ट में चले जाइए या 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। कब सुप्रीम कोर्ट कब जाते हैं, कब हाई कोर्ट जाते हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये बात समझ में आई आपके? कि आई थिंक स्टेट वर्ड आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कंसेप्चुअली। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? एनी क्वेश्चन विच इज रेजिंग इन योर माइंड? एनी क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहते हैं स्टेट के संबंध में? जो ये कंसेप्ट है ना, इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने इन वेरियस केसेस ये डिसीजन दिए कि इट शैल बी डीम्ड स्टेट, इट शैल नॉट बी डीम्ड स्टेट। ये स्टेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, किस कंसेप्ट के आधार पर? जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझाया। राज्य अर्थात शासन के डिवीजन हैं, तरीके हैं सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, इतने बड़े भारत को कंट्रोल करने के लिए, इतने बड़े भारत में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए। आई थिंक आपके सबके समझ में आ गया है ये। फोटो खींच लेना उसे। स्थानीय प्राधिकारी या लोकल बॉडीज या लोकल अथॉरिटीज, एक ही शब्द है, लोकल अथॉरिटीज और लोकल बॉडीज। अनुच्छेद 12 में
अनुच्छेद 12 में उन स्थानीय प्राधिकारियों का वर्णन है जो अपने कार्यों के लिए विधि निर्माण कर सकती हैं, अपने कार्यों के लिए विधि का निर्माण कर सकती हैं। Local bodies or authorities are given under Article 12, which may make the law for their system to move, अपने सिस्टम को, अपनी प्रक्रिया को चलाने के लिए जिनकी जरूरत है। विधि का मतलब, लॉ का मतलब अभी पढ़ा आपने कौन से आर्टिकल में? 13 में कल डिस्कस किया था ना। तो 13 में लॉ बताया हुआ है। लॉ का मतलब क्या है? रूल, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, यूसेज, कस्टम तो पहले से बने हुए हैं, वो तो बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा आता है। अब देखो यहां समझो, जेडीए को अपने लिए कोई नियम बनाने हो तो वो कहेंगे प्रधानमंत्री जी से पूछने जाएंगे क्या? उनमें जो अधिकारी लगे हुए हैं वो बनाएंगे, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट टू डेवलप लोकल एरिया। विच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट दे हैव, उसके अनुसार बना लें। मान लो इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह के रूल्स की जरूरत है तो वो बना लें। तो उन्हें अपने सिस्टम को चलाने के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है। अब देखो समझने की कोशिश करिएगा, कानून बनाने से किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है तो वो कहां जा सकता है? यहां या यहां। They may make the law but cannot violate fundamental rights. If they are violating fundamental rights तो फिर उनके विरुद्ध हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी उपलब्ध है। ठीक है ना? नेक्स्ट, और ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों में ऐसी शक्ति भी निहित है जो अपनी विधि को प्रवर्तित भी करा सकती है। सच local authorities such local authorities have the power to enforce लॉ मेड बाई देम, लॉ कॉमा करके मेड बाई देम, जो कानून उन्होंने बनाया उसको एनफोर्स कराने की शक्ति भी है। नेक्स्ट लिखें, स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत आता है लोकल अथॉरिटी इंक्लूड्स, अब क्या क्या चीजें हैं? फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स,
ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपलिटीज या म्यूनिसिपल बोर्ड, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, विद्युत वितरण निगम, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशंस, एक्सेट्रा। बहुत सारे हो सकते हैं, जेडीए भी लिख दो, बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, और बहुत हैं, इतने ज़्यादा हैं जिनका नाम और चीज़ें हम और आप जानते भी नहीं, इतनी सारी अथॉरिटीज़ हैं। इसमें लिखें स्थानीय प्राधिकारी राज्य की कोटि में आते हैं, इसलिए इनके विरुद्ध मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 कोष्टक में डाल देना उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 कोष्टक में डाल देना उच्च न्यायालय में उपचार मांगा जा सकता है। लिखें लॉ मेड बाई लोकल अथॉरिटीज, violates the fundamental right rights of a person, कॉमा करके such person may demand the remedy अंडर आर्टिकल 226 कोष्टक में डाल देना हाई कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 कोष्टक में हाई कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 32 कोष्टक में सुप्रीम कोर्ट। अंडर आर्टिकल 32। अब देखो नेक्स्ट लिखो अदर अथॉरिटीज। दो शब्द मैंने, एक तो स्थानीय प्राधिकारी है ना, वो बताए आपको। अब अदर अथॉरिटीज, देखो यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जो लिखा है ना स्थानीय प्राधिकारी, लोकल बॉडीज, तो लोकल बॉडीज तो ये आ गए। अदर अथॉरिटीज में मैंने आपको जेडीए और अदर बहुत सारी चीजें, जैसे पहले, अब तो नहीं, सरकार होटल भी चलाया करती थी। क्या? होटल। पहले 5 स्टार होटल्स होते थे, अब हैं या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि उनका निजीकरण हो गया है। अशोका होटल्स भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले 5 स्टार होटल्स का नाम होता था अशोका होटल्स। सम्राट अशोक के नाम पे थे, 5 स्टार होटल चलाती थी सरकार, सरकारी थे। राज्य सरकार भी अभी बहुत सारे होटल्स चलाती है। तो जितनी भी सरकारी होटल्स थी, अब मान लो उसके किसी कर्मचारी के साथ कुछ भी होता है तो वो है क्या? स्टेट। क्योंकि जो काम होटल चलाने का है, एक उसको दे दिया अथॉरिटी को। बिजली वितरण का काम जो सरकार करती है उसको एक वो दे दिया अथॉरिटी को। जैसे रेलवे, रेलवे क्या है? सरकार की एक संस्था है, उसको रेलवे कॉरपोरेशन, क्या नाम दे दिया उसको? मतलब उसको एक बोर्ड बना दिया, निगम बना दिया। ऐसे ही सरकार की मान लो इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, अभी तो एयर इंडिया को तो
टाटा ने ले लिया, लेकिन इंडियन एयरलाइंस 2 हैं, दोनों मर्ज हो गई क्या? इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, टाटा ने ले लिया। तो इसका मतलब सरकार के पास अब फिर जहाजरानी मंत्री की जरूरत क्या है? जब सरकार के पास है ही नहीं तो इस मंत्री की जरूरत ही नहीं है, ये तो अधिकारी चला लेंगे, वैसे ही एंजॉय कर रहा है। कौन है अभी? है ज्योतिरादित्य सिंधिया। काम भी ऐसे आदमी को दिया है, मतलब सब कुछ ही आपने, सरकार का है ही नहीं कुछ, ऐसे आदमी को मंत्री बना दिया। अब बेचारा क्या करे, उसका काम ही नहीं। रेल भी हमें इस तरह दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन अभी तो रेल तो है। तो आपके क्या समझ में आया था इस सारे सिस्टम से कि बहुत सारे स्टूडेंट का हमेशा कंफ्यूजन, पता है स्टूडेंट करते क्या है? स्टेट क्या है, बहुत सारे केसेस को याद रखते हैं। इस केस में कहा ये स्टेट है, इस केस में ये कहा, अरे अपने दिमाग में तो बिठा लो स्टेट क्या है। राज्य के ही अलग अलग हिस्से अलग अलग कामों के आधार पर डिवाइड कर दिए। राज्य के ही हिस्से अलग अलग काम के, कोई होटल वाला काम है तो होटल वालों को दे दो, बिजली के वितरण का काम है तो बिजली वालों को दे दो, तो अलग अलग काम अलग अलग दे दिए। कोई बस चलाने वालों का है तो बसों का कॉरपोरेशन बना दिया, कोई रेल चलाने वालों का है तो रेल का कॉरपोरेशन बना दिया, तो अलग अलग डिवाइड कर दिया। लेकिन है ये कब किनके इंस्टीट्यूशन? स्टेट के। ये भी कोई कानून बनाते हैं। अब देखो एक तरह से आपकी एक पिक्चर क्लियर हो गई कि राज्य का मतलब है सरकारी सिस्टम। सरकारी सिस्टम का कोई भी इंस्टीट्यूशन, सरकारी सिस्टम का कोई भी इंस्टीट्यूशन कुछ बनाता है, करता है, ऐसा कानून बनाता है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उनके मूल अधिकारों के हनन के उपचार के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब सरकार है, यहां से यहां तक जितने भी हैं सरकारी है। लेकिन जैसे मान लो किसी लोकल अथॉरिटी को दे रखा है, ठीक है, और वो विशुद्ध प्राइवेट है, तब नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने कोई सिस्टम, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडीज बना रखी है, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, लेकिन मान लो वो ऐसा कोई नियम बनाती है अपने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो किसी के मूल अधिकारों का हनन करता हो, तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आपको मूल अधिकार मिले किसके विरुद्ध हैं? सारे के सारे स्टेट। और स्टेट का कंसेप्ट आपके पूरा क्लियर हो गया। स्टेट का मतलब ही है सरकारी सिस्टम। स्टेट का मतलब क्या है? सरकारी सिस्टम। ओम बिरला तो वो है, अभी है, पर पहले जब थी ना, पहले 18 के बाद, उस टाइम ओम बिरला के पास ठेके पर थी, उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी सैलरी के अंदर उसके पीछे कारण है, सरकार ने कोई ठेका दे दिया, सरकार ने ठेका दे दिया। तो इनका एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे मान लो सरकार क्या सोचती है, सरकार ये सोचती है कि राज्य में, राजस्थान राज्य में जो स्कूल हैं, स्कूल है, और इन स्कूल्स का जो टीचर्स है, प्रत्येक स्टूडेंट की, जितने स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, तो प्रत्येक बच्चे के ऊपर 1 साल का राज्य सरकार का एक बच्चे का खर्चा कितना आ रहा है? 1.5 लाख रुपया। एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा सरकार कितना दे रही है? फीस नहीं लेती, फ्री में, लेकिन सरकारी खर्चा कितना आ रहा है? 1,50,000। तो देखा जाए तो किसी भी स्कूल की फीस नहीं है।
कुछ ही छोड़ दिया जाए, कोई एक्सेप्शंस हो सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया स्कूल वाला कहता है जी मेरे को दे दो सारे स्कूल आप, और हर स्टूडेंट की आप तो मेरे को 20,000 रुपये फीस दे देना, मैं आपको वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे दूंगा। इसमें इतने बच्चे मिल गए, फीस मिल गई, और जो आपके कर्मचारी हैं मैं चाहूंगा काम करेंगे तो रखूंगा, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा। काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो रखूंगा, नहीं बाहर कर दूंगा। तो इससे किसी को दे दिया आपने, प्राइवेट को दे दिया। ठीक है, जब आपने प्राइवेट को दे दिया, अब प्राइवेट ने क्या किया, टीचर जो अच्छे काम कर रहे थे उनको ज्यादा सैलरी, जो कम कर रहे थे उनको कम सैलरी। तब वो इस टीचर भागे भागे गए, हाई कोर्ट साहब हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, हमारे साथ विभेद हो रहा है। तो उसको नोटिस मिला, वो हाई कोर्ट में गया, उन्होंने कहा साहब मैंने तो किराए पे लिया है, प्राइवेट आदमी हूँ, मेरा तो प्राइवेट सिस्टम चलता है, ये काम नहीं करते तो मैं इनको निकालूंगा। तो वो कहेगा ठीक है निकाल दो। फंडामेंटल राइट आपको राज्य के विरुद्ध मिले हैं, अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं मिले। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, मान लो कोई मुख्यमंत्री आ जाए, उन्होंने कहा यार हम 1.5 लाख रुपया एक स्टूडेंट पर खर्च कर रहे हैं और 20,000 रुपये में ये कह रहा है तो मैं तो इतनी बड़ी ऐसी ऐसी शिक्षा दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सारा बता रहा है। तो सरकार को तो 1,30,000 रुपये पर स्टूडेंट की बचत हुई। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सारे जनता खुश, प्राइवेट सिस्टम चला दिया, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिए, और सरकार ने सबको फ्री शिक्षा दे दी। समस्या क्या है फिर, सरकार बहुत पैसे देती है टीचर्स को, लेकिन उनका कंट्रोलिंग सिस्टम वैसा नहीं है। क्या करेंगे वो, इधर से उधर कुछ भी एक्शन लिया तो उनकी यूनियंस हैं, हाँ अभी पूछ लेना, लिख लो, उनकी यूनियंस हैं। कैसे बार बार ड्रॉप कर रहा है, कैसे बंद हो रहा है। आज इसको सही कर लेना, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या है ये कंप्यूटर बार बार बंद हो रहा है या क्या है, हैं? जिसका नेटवर्क अच्छा आता हो उसके लिए अभी कह के उसे नया नया कनेक्शन अप्लाई कराओ। तो वो सब हड़ताल करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। हड़ताल कर देते हैं तो इतने सारे कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी हैं, तो उससे बचने की सरकार कोशिश करेगी। पता है सरकार क्या करती है, एक सरकार का एक दूसरा तरीका और अपना लिया है। ये काम सरकार कंटिन्यू कर रही है, एक दूसरा तरीका अपनाया। क्या, जैसे एक आध बैंकों को बेचना चाहती है तो पहले सरकार क्या करती है, एक एक यूनिट बेचती है, छोटा एरिया दे देती, उस छोटे एरिया में से निकाल के लोगों को कह देते तुम इनके यहाँ साथ रहना चाहते हो रह लो, नहीं तो हटा देते हैं। और धीमे 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 पता लगता है सबको एक साथ। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि नेतागिरी ना हो। अच्छा, इसने ज्यूरिडिक्शन से संबंधित प्रश्न पूछा है, ज्यूरिडिक्शन से संबंधित प्रश्न पूछा है कि वो ये तुम आजकल क्या पढ़ रही हो। पता है मैं इस बात में माहिर हूं कि जो स्टूडेंट ढंग से नहीं पढ़ रहा होता है, ढंग से नहीं पढ़ना उसे कहते हैं कहीं से थोड़ा पढ़ लिया, कहीं से थोड़ा पढ़ लिया, कौन सा आर्टिकल लगेगा, क्या लगेगा, इन सब चीज़ों का झंझट जो अपने दिमाग में पाले रखता है ना, वो पूछता है। जिसने पूछा आर्टिकल कौन सा लगेगा, क्या लगेगा,
चलो जुरिडिक्शन वाला बात तो सबके समझ में आती है कि कहाँ करना चाहिए। जुरिडिक्शन के संबंध में एक मोटा कंसेप्ट है, वो ये है कि आपके अधिकार का हनन कहाँ हुआ। सिंपल सा, जहाँ घटना घटित हुई, जैसे दो लड़कों में इंस्टीट्यूट के सामने झगड़ा हो गया, बाहर का है, आ नहीं रहा है आजकल, एक सीतामढ़ी से भी एक बच्चा यहाँ पे, एक सीतामढ़ी बिहार से है और एक जैसलमेर से है। झगड़ा कहाँ हुआ? यहाँ। अब जैसलमेर वाला जैसलमेर में एफआईआर दर्ज कराता है, सीतामढ़ी वाला पटना से जाके सीतामढ़ी में जाके कराता है। तो दोनों जगह के क्या कहेंगे, अरे भाई झगड़ा कहाँ हुआ? बोले जयपुर में। तो यहाँ क्या के लिए आए हो? जहाँ दिक्कत हुई वहीं जाओ ना। तो कौन से थाने में? इस थाने में। अब देश का कहीं का भी आ जाए, यहाँ वायलेशन हो रहा है तो यहाँ कर, दूसरी जगह पे जाके करेगा, बोले मुझे क्या लेना देना, जहां हुआ वहां जाइए। आपके रहने से मतलब नहीं है कि आप कहां रहते हैं। जहां घटना घटित होती है हर एक मामले में वहीं आपको लगा सकते हो। यह है जुरिडिक्शन का मतलब। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कौन से आर्टिकल लगेगा, क्या लगेगा? लगता लगाता कुछ नहीं है, ये कोई आईपीसी नहीं है। इन आर्टिकल्स में आपके राइट दे रखे हैं, आपके किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, उस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ उसका जिक्र आप अपने पिटीशन में करते हो, सब मेरे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ। ठीक है, उसका जिक्र करना पड़ता है कि ये मेरा, ये नहीं है कि आर्टिकल 32 में दे रखा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने उपचारों के लिए, हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है अपनी फंडामेंटल राइट की रेमेडी के लिए। ये उसे खुद सोचना है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो 226 रह गया उससे वंचित, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः कहता है पहले हाई कोर्ट जाइए, जहाँ जिस हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी उपलब्ध नहीं हुआ तो आप हमारे पास भी आ सकते हो। तो 2 बार राइट उपलब्ध होगा, तो पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 में अन्य प्राधिकारी शब्द से आशय है जो अपनी संप्रभु शक्ति का उपयोग कर सकता है। अदर अथॉरिटी मीन्स अंडर आर्टिकल 12 the institution which can use its sovereign power, देखो एक और चीज समझो, ये सॉवरेन पावर है क्या? ये सरकार के सिस्टम के पावर हैं। किसी एक इंस्टीट्यूशन को आप उस चीज में माहिर हैं, आपको दे दिया। आप बिजली सप्लाई में माहिर हैं, बिजली सप्लाई का ही काम करना है जी आपको, लेकिन उन सब के ऊपर सरकार के प्राधिकारी कौन से, जैसे इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सरस डेयरी। क्या? सरस डेयरी। तो सरस डेयरी का जो एमडी होगा वो तो कहां से आएगा? सरकार का अधिकारी होगा। ऐसा थोड़ी कोई प्राइवेट आदमी जाके कहा कि हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, एक चुना हुआ प्रतिनिधि आ जाएगा
लेकिन वहां जो भी व्यक्ति होगा वो सरकार का होगा। एक आईएएस लग रहा हुआ, एक आरएस लग रहा हुआ। बात समझ रहे ना? इस तरह सिस्टम काम करता है। सरकार का ही सिस्टम है काम के डिवीजन के लिए। और सॉवरेन पावर यूज करने का मतलब क्या है? अपना नियम बना सकता है, अपना नियम बना सकता है, अपने लोग रख सकता है। जो नियम बनाने, जो उनके पास पैसा है उसका उसके बेस्ट यूज के लिए उपयोग कर सकता है। अब ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आते हैं, ये राज्य है या नहीं है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं, अरे यार ये तो मैंने याद किया था, याद नहीं हुआ। अरे एक बात ध्यान रखो ना, सरकार के सिस्टम का काम के आधार पर डिवीजन कर दिया गया है। वो अन्य प्राधिकारी हैं, अन्य अथॉरिटीज हैं। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल के मामले में अभिनिदायत किया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड धारा व अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल, AIR 1967 है, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट established that electricity board is the state. जीवन बीमा निगम LIC, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, कारखाना वित्त निगम फैक्ट्रीज फाइनेंस कॉरपोरेशन, अन्य प्राधिकारी हैं आर अदर अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12। नेक्स्ट देखो आप, इंपॉर्टेंट बात है। उच्चतम न्यायालय ने अन्य प्राधिकारी अवधारणा की निम्न कसौटियां तय की हैं। द सुप्रीम कोर्ट established the standards for other authorities. Number 1, निकाय की संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा धारित हो। कैपिटल ऑफ local authority must be holded by the state. दूसरा पॉइंट, अन्य प्राधिकारी के ऊपर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो। Other authority must be under the control of the state. तीसरा पॉइंट,
अन्य प्राधिकारी का कार्य अन्य प्राधिकारी के कार्य की प्रकृति अन्य प्राधिकारी के कार्य की प्रकृति सार्वजनिक महत्व की हो, अन्य प्राधिकारी के कार्य की प्रकृति सार्वजनिक महत्व की हो, नेचर ऑफ वर्क nature of work of authority, other authority must be of public importance, और यह राज्य से संबद्ध हो, and it should be connected with state. नेक्स्ट, किसी राजकीय विभाग को निगम के रूप में स्थापित किया गया हो, any government department is established as corporation. जैसे सरकार की बिजली विद्युत वितरण निगम क्या है, सरकार का ही तो सिस्टम था, पहले सरकार करती थी, उनका एक डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. ठीक है ना, है क्या सरकारी. नेक्स्ट, राज्य नहीं, ऐसे लिखो, अन्य प्राधिकारी, राज्य हटा दो, अन्य प्राधिकारी पर ये तो आ गया था ना, राज्य का कंट्रोल हो. अच्छा, अन्य प्राधिकारी का अपने कार्य में एकाधिकार हो, अदर अथॉरिटी have monopoly in its working, अब एक एक लाइन में केस का नाम और वो लिख लेना. यूपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्सेस विजय नारायण. यूपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन बनाम विजय नारायण. इसके सामने लिख दो उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम. उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम राज्य है, यूपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन इज स्टेट. इनके केसेस के वो नहीं लिखने हैं कि कौन से में कब डिसाइड हुआ. यूपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन वर्सेस विजय नारायण. अब जैसे क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टेट हैं या कोई कोर्ट स्टेट है, तो देखो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, वैसे कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है. कोर्ट स्टेट में आती नहीं है, लेकिन
लेकिन हाई कोर्ट प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन क्या है भाई? हाई कोर्ट प्रशासन क्या है? कोई मजिस्ट्रेट, कोई जज प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध एक्शन लेना कौन करेगा? कोर्ट थोड़ी ले रही है, कोर्ट नहीं ले रही। हाई कोर्ट प्रशासन अलग है, हाई कोर्ट अलग है। मान लो जैसे अभी कुछ रिट आई, ठीक है, जैसे एडीजे एग्जाम के मामले में लोगों ने रिट पेश की, किसके विरुद्ध की? अब आप कहोगे हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट प्रशासन, हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज सेपरेट एंड कोर्ट इज सेपरेट। वो जज जो बैठा है, मान लो चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगा मामला, उसने कहा हाई कोर्ट के विरुद्ध के साथ मेरी कॉपी गलत चेक की गई है, जो भी, किसके विरुद्ध किया? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, हाई कोर्ट प्रशासन के विरुद्ध। तो हाई कोर्ट प्रशासन का वकील आएगा, कोर्ट में बात रखी जाएगी, फिर चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट प्रशासन को ही आदेश देगा, तो चीफ जस्टिस को नहीं, रजिस्ट्रार। हाई कोर्ट प्रशासन का हेड कहाँ है? रजिस्ट्रार जनरल। और रजिस्ट्रार जनरल के ऊपर हाई कोर्ट जजेस वगैरह हैं। तो एक हिस्सा जब वो प्रशासनिक काम कर रहे हैं तो वो हाई कोर्ट प्रशासन हो जाता है, कोर्ट में वो हाई कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कोर्ट कभी स्टेट वगैरह में आती नहीं, लेकिन प्रशासन आता है, प्रशासन कुछ करता है तो स्टेट में आ जाएगा। समझ में आ गया? कंसेप्ट है ये। तो स्टेट का कंसेप्ट आपका आर्टिकल 12 का बहुत अच्छे से पूर्ण हुआ। नेक्स्ट है, अब देखो आपके ही बेर एक्ट में कुछ केसेस लिखे हुए हैं आर्टिकल 12 पे। जैसे डॉक्टर जनेत जयसपाल बनाम SRM यूनिवर्सिटी, ये इन्होंने कहा डीम्ड यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत प्राधिकारी है। इनको उतार लेंगे आप इसमें से? कानून प्रकाशन वाले में है, इसी में से उतार लेना अपना, जिनके पास कानून प्रकाशन। कल मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, ये आपको समझ में आया था कि जितने भी कानून हैं भारत में वो या तो संसद द्वारा बनाए हुए हैं या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए हुए हैं या केंद्र की सरकार ने बनाए हुए हैं या राज्य की सरकार ने बनाए हुए हैं या अदर अथॉरिटी ने बनाए हुए हैं या म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड्स द्वारा बने हुए हैं। दूसरा नहीं बना सकता। इस कंसेप्ट को थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? पार्लियामेंट। वैसे तो हमारे दिमाग में जैसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो पार्लियामेंट वाली पिक्चर आ जाती है। तो पार्लियामेंट वाली पिक्चर आती है तो क्या और क्या आता है? उसमें दो आ जाते हैं, दो सदन आते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन क्या नहीं आता? राष्ट्रपति नहीं आता। तो पार्लियामेंट बनती किससे है? तीनों को मिला दो तब उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट का काम क्या है? क्यों है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का मूल काम क्या है? एक ही है, एक ही मूल काम है, लॉ मेकिंग। क्या काम है? लॉ मेकिंग। देश किससे चल रहा है? कानून से।
तो दिस इज द बॉडी विच मेक्स द लॉ। कौन से कानून बनाती है? जो यूनियन लिस्ट में लिस्ट दे रखी है, कभी कभी कंकरेंट लिस्ट पे भी। स्टेट का काम क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या है? जैसे पार्लियामेंट है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर वैसे ही है, उनका काम भी क्या है? कानून बनाना। फिर बात आती है गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट क्या होती है? एक तरफ लेजिस्लेचर, विधायिका। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधि निर्माण का कार्य करने वाला निकाय, बॉडी, उसको बोलते हैं विधायिका। और जो कानून उन्होंने बना दिया उसको लागू कराने वाला सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं सरकार। उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। तो लिस्ट बनाई हुई है, एक लिस्ट सेंटर की है तो सेंटर के लिए बना रही है, एक लिस्ट स्टेट की है तो स्टेट में भी सेम चीजें हैं। ऐसे ही लोकल बॉडीज की लिस्ट भी बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। कौन कौन से काम करेंगे वो उनकी लिस्ट दे रखी है, पानी का, बिजली का, जो भी है इस तरह के कामों को करेंगे वो भी लिस्ट उन्होंने दे रखी है। उनसे संबंधित कानून बनाना हो तो उन्हें करना है। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें क्या है? स्टेट। ये सारी चीजें क्या मिलके? स्टेट। तो जितने भी कानून बनाए गए हैं भारत में किसके बने हुए हैं? फिर देखा जाए, एक ही शब्द पूछा जाए कि ऑल एक्ट्स आर मेड बाय स्टेट। किसके? किससे बनाए जाते हैं? स्टेट से। राज्य बनाता है सारे कानून। अब हाईकोर्ट प्रशासन ने नियम बनाए क्या? कि आरजेएस का एग्जाम होगा, उसमें प्री होगा, उसमें मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इतने नंबर दिए जाएंगे। ये क्या है? कानून है। क्या है? इसका वायलेशन होता है तो 226 में हाईकोर्ट में जा सकते हो आप। हाईकोर्ट भी वायलेशन करे तो 226 में जा सकते हो। तो ये कानून किसने बनाया? स्टेट ने या हाईकोर्ट ने? स्टेट ने या हाईकोर्ट ने? पार्लियामेंट कहां से आ गई? यहां कहां चली गई थी? तुम्हें एक मंत्र बताया ना, हियर एंड नाउ। एक मंत्र बताया ना मैंने, हियर एंड नाउ। अभी यहीं, दूसरी जगह मत घूमो। शरीर तो यहीं छोड़ जाते हो, पता नहीं जाने कहां कहां घूमने चले जाते हो। हियर एंड नाउ हमेशा, जब भी कभी दिमाग में आए तत्काल माइंड को बोलो हियर एंड नाउ। जब भी कभी कभी चले जाते हो पार्क में तो तत्काल बोलो हियर एंड नाउ। अपने आप को बोल दिया करो, तत्काल आ जाएगा नहीं लौट के। कुछ चला जाता है उसमें से, आपको पता रहती है। हम सोच रहे हैं हम यहीं बैठे, और हम भी चले जाते हैं कभी कभी। तो मैंने भी आपको क्या बताया? राज्य को मैंने बहुत गहराई से बताया, क्योंकि सारा का सारा फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है इसी पे बेस्ड है जो आज बताया। राज्य समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे, कुछ ठप था ही नहीं। तो मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हाईकोर्ट प्रशासन ने आपके नोटिफिकेशन के नियम बनाए, जुडिशियल रूल्स, राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स 2012 किसने बनाए? राज्य ने बनाए या हाईकोर्ट ने बनाए? अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत सारे तो बोले ही नहीं, हम क्यों बोले, कहीं गलत ना हो जाए। अरे बोलो, किसने बनाए? राज्य ने। किसने बनाए? राज्य ने। राज्य का मतलब दिमाग में क्लियर रखना, राजस्थान राज्य नहीं है। राज्य शब्द का मतलब क्या है? शासन।
राज्य शब्द का मतलब क्या है? शासन, पूरा का पूरा शासन, उसको राज्य बोलते हैं। और राज्य के अलग अलग टुकड़े हो गए। कलेक्टर ने कोई नियम बना दिया तो वो कलेक्टर ने बनाया या राज्य ने? राज्य ने। समझ में आ गई ये बात? तो सारे कानून किसके द्वारा बने हुए हैं? राज्य द्वारा। ये बात सबके समझ में आ गई कि सारे कानून किसके द्वारा बने हुए हैं? राज्य द्वारा। अब एक दिन कौन सा? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को तो हमने एक कानून बनाया। वो कानून भारतीय संविधान किसने बनाया? अब यहां राज्य कहां से आ गया? लोगों कहां से आ गए? संसद कहां से आ गई? यहां कहां दिमाग है तुम्हारा? संविधान सभा किसने बनाया? पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना। किसने बनाया? संविधान सभा। इतने बार पढ़ाने के बाद बेहोश हो आप लोग। छोटी छोटी चीजें कर देते हो गलतियां। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसने बनाया। तो जब उसने बनाया तो एक लाइन खींची। क्या लाइन खींची? कि 26 जनवरी से पूर्व के जो कानून हैं, 26 जनवरी से पहले जो कानून हैं, उनमें ऐसा कोई नियम है जो भाग 3 में, कौन से भाग में? भाग 3 में दी हुई बातों से इनकंसिस्टेंट है। किससे? इनकंसिस्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी के शब्दों का बोला करो, जिससे आप लोगों की भी अंग्रेजी सुधर जाएगी। छोटा बच्चा बहुत सिखाता है, वो बोलता है, उसे कार। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आते उसे, लेकिन भाषा कम्युनिकेट हो रही है। ऐसे ही आप इंग्लिश के अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करते रहिए, बाद में स्ट्रक्चर्स डालते जाइए। अभी वो स्ट्रक्चर भी डालेगा थोड़े दिन में। कहां से सीख गया? एक शब्द सीखा उसने, उठो। क्या सीखा? जैसे मैं लेट गया, उसे जाए पापा का उठो, पापा का उठो। अब मैं धक्का देगा पीछे से, आगे से आगे, उठो उठो उठो, ऐसे करके। ये अंग्रेजी सिखाने के लिए बड़ा अच्छा फार्मूला है। एक शब्द सीखा, उठो। ठीक है? ऐसे ही जिसे अंग्रेजी सीखनी है ऐसे ही सीखे जैसे बच्चा सीख रहा है। क्या कर रहा है? शब्दों का उपयोग कर रहा है। बहुत छोटे छोटे शब्दों का आप उपयोग कीजिए। इसके अलावा छोटे छोटे गेट अप, स्टैंड अप, ऐसे शब्द, छोटे छोटे शब्द, उनका उपयोग करिए। उससे मस्तिष्क पारंगत हो जाएगा तो फिर और स्ट्रक्चर से बनाता चला जाएगा। और अभ्यास करते करते फिर रटदार इंग्लिश आ जाती है। इट इज वेरी सिंपल, हाईली सिंपल। जिन्हें हर्डल लगती है ना, हर्डल है नहीं। तो पहली लाइन आर्टिकल 13 में क्या लिखी? आर्टिकल 13 ने क्या लिखी पहली लाइन? कि 1950 से पहले के पहले, 1950 से पहले जितने भी कानून थे वो वॉइड है। क्यों? यदि उनमें ऐसी कोई व्यवस्था है कि विच आर इनकंसिस्टेंट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है इनकंसिस्टेंट? क्या है? बोला करो। इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब विपरीत है। इनकंसिस्टेंट का मतलब विपरीत है।
तो उनका क्या करेंगे? वॉइड। वॉइड का मतलब है ही नहीं, शून्य का मतलब जैसे है ही नहीं कोई चीज। वॉइड का मतलब होता है जैसे कोई चीज विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में ही नहीं है। तो एक झटके में ये लाइन लिखने से क्या हुआ, जिन जिन कानूनों में जो जो बातें थी बाकी तो सही मान ली, और पार्ट थर्ड के इनकंसिस्टेंट थी उन सबको कह दिया कि नहीं आप हो ही नहीं, अपने आप डिलीट हो गए वो सब एक लाइन लिखने से, बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ, इट इज सुप्रीम लॉ। ये लाइन सबके समझ में आ गई? दूसरी बात, ये तो उनके लिए कहा, किनके लिए? जो पहले कानून थे, लेकिन संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया राज्य। क्या लिख दिया? राज्य। राज्य का निर्माण किसने किया? संविधान ने। राज्य का निर्माण किसने किया है? जितना मैं आज राज्य पढ़ा रहा था, ये राज्य बनाया किसने? It is made by Constitution, because this word was given by Constitutional Assembly. उससे पहले था ही नहीं। तो संविधान का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, संविधान ने बनाया राज्य। तो संविधान में लिख दिया क्या? राज्य ऐसी कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को एब्रिज करता हो, छीनता हो। मूल अधिकारों का। तो ये कह दिया कि भाई स्टेट भी कोई कानून नहीं बना सकता। तो दो चीजें कही 13 ने, पहली बात कही पुराने कानून, दूसरी बात कही स्टेट द्वारा बनाने। तो स्टेट कब कानून बनाएगा? आफ्टर 26 जो है ना 1950 का किया होगा ना। स्टेट ने कब बनाए? 1950 के बाद। तो दो लाइनें, तो दो पहले क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लियर हो गया। और यदि राज्य बनाए तो वो भी असंवैधानिक है। मना कर दिया फिर भी बना रहा है। असंवैधानिक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल? कॉन्स्टिट्यूशन इज डिनाइंग, आफ्टर दैट यू आर मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिनाइंग, मना कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी बना रहे हो, तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वैसे तो मैंने ये कल बता दिए थे, फिर भी मैंने कहा और चौथी बात जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें लिखी हुई है लेकिन कोई काम की नहीं है। इसका 13 का 4 चौथा क्लॉज है ना, चौथा क्लॉज, उसने कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, इस आर्टिकल की कोई बात उस पर लागू नहीं होगी। पता है क्या हुआ? इसमें एक विवाद उत्पन्न हुआ। सरकार चाहती थी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाए, लोग कोर्ट में पहुंच गए, विवाद उत्पन्न हुआ। आएगा विवाद, आगे डिस्कस करेंगे उस विवाद को। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बना नहीं सकते। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, लाइन लिखी हुई है, लिखी तो है लेकिन आज इसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है यूज? क्योंकि
इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रखी है पहले से ही। एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हिंदी में बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। किसका? प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स। प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है? यूं क्या होता है? ये कह रही यूं छुप जाता है ना। अब ये क्या? ना ना ना, पहले आप सामान्य शब्द का अर्थ समझो। हिंदी में जैसे शब्द है आच्छादन। आच्छादन का मतलब कोई चीज के ऊपर छांव आ गई, वो चीज नहीं दिख रही है, आच्छादित हो गई, ढक गई। आच्छादित का मतलब ढक जाना। आच्छादित का मतलब ढक जाना। कहां से आया है शब्द ये? अभी थोड़े दिन पहले ग्रहण आया था ना, तो ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, सूरज घूम रहा है? ये चक्कर काट रहा है और ये चक्कर काट रही है, ये कहीं चक्कर नहीं काट रहा। ठीक है? समस्या कब आएगी? ये तो मान लो यहां से आ रहा है ना प्रकाश, और यहां पे आके ये खड़ा हो गया, इसने क्या कर लिया? यहां प्रकाश नहीं आने दे रहा। ये क्या है? एक्लिप्स। क्या है ये? अरे इसका प्रकाश आच्छादित कर लिया। चंद्रमा को छोटी चीज तो है नहीं, ये बहुत बड़ा है। तो चंद्रमा यहां आदमी के लिए ये भी बड़ा है, तो एक एरिया के में प्रकाश को क्या करता है? रोक देता है, अंधेरा हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। क्या? सूरज। इसे बोलते हैं आच्छादन। क्या बोलते हैं? इसी से यह सिद्धांत निकल कर आया है। क्या? एक बार क्या हुआ, एक केस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें क्या किया कि आईपीसी का एक सेक्शन है 303, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में यह कहा कि ये आईपीसी का सेक्शन 303 है ना, ये गलत है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को ये ऐसा राइट था? हाँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा तो ये मिट्ठू था, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने क्या किया? 303 को ढक लिया। क्या कर लिया? 303 को ढक लिया। जब 303 को ढक लिया, जब 303 को ढक लिया तो 303 बाहर कैसे निकले? पहले मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को मारो, मारो मतलब खत्म करो, तो फिर दोबारा से 303 दिखने लग जाएगी। क्या होगा? दिखने लग जाएगी। यहां से चंद्रमा हट जाएगा तो फिर सूरज दिखने लग जाएगा। यहां से ये हटा, ये यहां आया तो फिर सूरज की प्रकाश आने लग गया। कुछ ही देर रहता है इसलिए, क्योंकि यहां से यहां चक्कर काट रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, आमने सामने हो जाते हैं। ऐसे ही जो 13 का क्लॉज 4 है,
13 का क्लॉज 4 है। 13 के 4 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब तक उस केस को नहीं हटाएंगे तब तक क्या है, ये उसके नीचे दबा पड़ा है। पढ़ने को पढ़ रहे हैं हम, लेकिन केस के नीचे दबा हुआ पड़ा है। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ एक्लिप्स। तो एक तरह से आर्टिकल 13 ने 3 बातें कही। कौन सी? पुरानी विधियां जो 1950 से पहली राज्य द्वारा बनाई, और एक बात ये कही 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तीसरे में क्या कहा? तीसरे में तो कानून को एक्सप्लेन किया। किसको किया? लॉ को। लॉ क्या है, क्या बताया? लॉ क्या है? तो लॉ के बारे में बता दिया भाई, रूल आएगा, रेगुलेशन आएगा, ऑर्डिनेंस आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये सब चीजें लिख दी है। एक को बताया प्रवर्तन वाली विधि, लॉ एंड फोर्स। कौन सी? लॉ एंड फोर्स। एंड फोर्स का मतलब है जिसमें अभी भी शक्तियां काम कर रही है। अब 303 में कोई शक्ति है क्या? नॉट एंड फोर्स में। एंड फोर्स कब थी? जब तक मिट्ठू नहीं था। मिट्ठू ने क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया इसका। बात समझ में आई? तो लॉ एंड फोर्स कौन सी होती है? जिसमें पावर होती है। अब 303 का जब तक उपयोग नहीं हो सकता, संसद जब तक कि मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को समाप्त नहीं कर दे। समझ में आएगा? 13 कल ही बहुत सारे लोगों से लिखा है, 13 लिखा नहीं गया। अरे कितना छोटा सा था। एक बार अपने दिमाग में संविधान बनने से पूर्व की विधियों के बारे में बता रखा है, शून्य है, उनमें कोई इनकंसिस्टेंसी है। दूसरे बारे में बता रखा है राज्य नहीं बनाएगा। तीसरे बारे में बता रखा है प्रवर्त विधि और विधि को बता रखा है। चौथे में ये बात बता रखी है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन आपको याद होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए। और इतना पक्का याद कर रखा है। पक्का याद का मतलब कल याद थी जरूरी नहीं है। जितने लोगों ने कल 10 में 10 लाए थे, आज उनका दोबारा टेस्ट लिया जाए या तो उन्होंने रिवाइज नहीं की है तो 60% मार्क्स आएंगे। 40% भूल चुके हैं, ये दिमाग का नियम है। तो उन्हें करना क्या चाहिए था? 1 मिनट देके दोबारा 40%। फिर वो मैंने बताया था ना, एक माइंड कैसे कैसे डिलीट करता है।